नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम रीट की चर्चाएं कर रहे थे और इतिहास के संदर्भ में हमारी चर्चाएं जारी थी। उसी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौहान वंश पढ़ रहे थे और उसी चौहान वंश में आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। कौन से चौहान? अजमेर के। सांबर के चौहानों की हमने बात कर ली थी, सांबर के चौहान जो थे उनकी बात कर ली थी। और सांबर के चौहान जो था, सांबर का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज फर्स्ट। और इस पृथ्वीराज फर्स्ट का एक पुत्र हुआ था कौन? अजयराज। इस अजयराज ने यहाँ पर अजमेर में आकर क्या कर लिया? चौहानों की स्थापना की है। उससे पहले थोड़ी सी हम बात करें कि सांबर के चौहानों का आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो सांबर के चौहानों के जो शासक हुए हैं सांबर के, उन शासकों का जो आपको कालक्रम पूछ लिया जाए कि पहले हमने मोस्ट शासकों की तो बात कर ली कि किन शासकों से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अब आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला शासक कौन बना? वासुदेव। उसके बाद में कौन? सामंत। सामंत के बाद में कौन? दुर्लभ राज। उसके बाद में गुवक प्रथम, फिर गुवक द्वितीय। गुवक द्वितीय के बाद में चंदन राज। उनके बाद में वाकपति राज। वाकपति राज के बाद में कौन बना? सिंहराज। और सिंहराज के बाद में विग्रहराज द्वितीय। और विग्रहराज द्वितीय के बाद में दुर्लभ राज द्वितीय। ये नाम मात्र के नाम याद करना है ताकि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कालक्रम के अनुसार कि निम्न शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला कौन सा शासक बना, उसके बाद में कौन सा बना। तो फिर गोविंद तृतीय, फिर वाकपति राज द्वितीय, फिर वीरभ राज, और फिर चामुंड राज, और फिर विग्रहराज तृतीय, और फिर पृथ्वीराज प्रथम। और इस पृथ्वीराज प्रथम का जो पुत्र था वो पुत्र कौन था? अजयराज। अजयराज कौन था? अजयराज। और इस अजयराज ने 1113 ईस्वी में, कब? 1113 ईस्वी में अजमेर में जाकर क्या कर दिया था? चौहान शासकों की क्या की स्थापना, यानी चौहान राजवंशों की स्थापना। चौहान राजवंश की स्थापना करता है कौन? अजयराज। कहां पर? अजमेर में। तो अब हम आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो कि चौहान जो सांबर के शासक हैं उनका कालक्रम, यानी शासक किस प्रकार से कौन सा शासक बना था। आपको सारी जो चीजें, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्लस एकेडमी का, प्लस एकेडमी सीकर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको सारी चीजें जो अपडेट, जो भी चीजें हैं, आपको जो भी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, नए नए जो भी किस प्रकार से ट्रेंड है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप वहां आप जुड़ जाना है ना। अब हम बात करते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों की बात करें तो अजमेर में चौहानों का जो संस्थापक था वो कौन था? अजयराज था। कौन है? अजयराज। अजयराज का शासनकाल की बात करें तो 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। 1113 ईस्वी में ही इन्होंने क्या बसाया है? अजमेर शहर बसाया है। कब बसाया है? 1113 ईस्वी में। अगर आपसे सदी पूछ ली जाए, शताब्दी पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी? 12वीं शताब्दी हो जाएगी। इन्होंने एक अजयमेरु दुर्ग बनवाया था और ये दुर्ग है गठ बीटड़ी की पहाड़ी पर। किसकी? गठ बीटड़ी की पहाड़ी पर ये दुर्ग है। इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा क्योंकि यहां पर जो देखो मेवाड़ का एक राजकुमार है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। इस उड़ना राजकुमार की पत्नी जो है तारा सोलंकी, वो इस तारागढ़ दुर्ग में रहती थी और इस तारा सोलंकी के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ दुर्ग पड़ा, है ना। ये चीज भी ध्यान रखना। अजयराज ने एक मालवा के शासक हुए हैं नरवर्मन। कौन है? नरवर्मन। इस नरवर्मन को पराजित किया तथा इसके सेनापति को क्या कर लिया था? बंदी बनाया था। उस सेनापति का नाम क्या था? सुलहन। देखो क्वेश्चन आपसे सीधा डायरेक्टली कि अजमेर में चौहान शासकों की, अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की? अजयराज ने। कब की? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में ही इन्होंने अजमेर शहर बसाया था। इन्होंने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम है अजयमेरु दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर बना है? गट बीटड़ी पहाड़ी पर, बीटली पहाड़ी पर बना है। इस दुर्ग को तारागढ़ भी कहते हैं, यानी तारागढ़ दुर्ग भी इसका नाम है। क्यों पड़ा? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इसको उड़ना राजकुमार क्योंकि धावक था, भागता था, और ये इतना तेज भागता था कि जब लोग इसे देखते तो लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये भाग रहा है, उड़ रहा है। इस कारण से इसे कह दिया उड़ना राजकुमार। और इस उड़ना राजकुमार की जो पत्नी है वो कौन है? तारा सोलंकी। और इस तारा सोलंकी के कारण ही इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग पड़ा, है ना। अजयराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया और उसके सेनापति कौन थे? सुलन। इस सुलन को बंदी बना लिया था। आपसे यह पूछा जाता है कि मालवा के शासक किसको पराजित किया था अजयराज ने? तो नरवर्मन को पराजित किया था। फिर
इस अजय राज ने जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में क्या करवाई थी, शास्त्रार्थ करवाई थी। यानी इनके आपस में कुछ मतभेद थे जिनको इन्होंने हटाने का प्रयास किया था। और पार्श्वनाथ मंदिर में इन्होंने कलश भेंट किया था। किसने, अजय राज ने। किसने, अजय राज ने। अजय राज किसका पुत्र था, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। और पृथ्वीराज प्रथम क्या है, सांबर के अंतिम चौहान शासक थे पृथ्वीराज प्रथम। इनकी जो उपाधि है, देखो अजय राज की एक उपाधि है गर्जन मातंगी, गजनी के शिकारियों को पराजित करने वाले। जो गजनी के जो लोग थे, यहाँ पर आक्रमणकारी आए थे, इनको पराजित करने के कारण इनकी उपाधि क्या पड़ी है, गर्जन मातंग की उपाधि है कि गजनी के शिकारियों को पराजित करना। इस उपाधि का अर्थ क्या है, गर्जन मातंग का अर्थ है गजनी के शिकारियों को पराजित करने वाला। हमने कल सांबर के चौहानों में एक चौहान शासक पढ़ा था, गोविंद तृतीय। इस गोविंद तृतीय की उपाधि क्या थी, कोई बता सकता है, कमेंट करो ताकि आपको कितना याद है। वेरी घट की उपाधि थी, है ना। और इस वेरी घट का मतलब क्या था, शत्रुओं का सहारक, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। कौन, गोविंद तृतीय। एक हमने विग्रहराज सेकंड पढ़ा था जिसकी उपाधि खुर रंजोधर थी, है ना। एक हमने पढ़ी थी, कौन सा, आगे पढ़ेंगे हम, सोमेश्वर, इसकी प्रताप लंकेश्वर है। तो आगे ऐसी चीजें पढ़ते रहेंगे। अब देखो अजय राज ने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे जिन्हें अजया प्रिय द्रुम कहते हैं। क्या कहलाए वो सिक्के, अजया प्रिय द्रुम कहलाए। इन सिक्कों पर उनकी पत्नी सोमल देवी का चित्र मिलता है, नाम मिलता है। किसकी सिक्कों पर, अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के और तांबे के, चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए। किस नाम से, अजय प्रिय द्रुम नाम से चलाए थे। और उन पे उनकी जो पत्नी है सोमल देवी, इस सोमल देवी का नाम भी मिलता है। इस सोमल देवी किसकी पत्नी है, अजय राज की पत्नी है ना। और गोपीनाथ शर्मा ने इस अजय राज के काल को साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। क्या कहा है, साम्राज्य का निर्माण काल। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ सकते हैं कि किस शासक के काल को साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है, तो अजय राज को। किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है, इस अजय राज के काल को साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। किसने, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, दशरथ शर्मा ने नहीं कहा है ना। चलो आगे आते हैं अर्णोराज। देखो अजय राज के जो पुत्र होते हैं वो कौन है, अर्णोराज है। और अजय राज जो है वो अजय राज अपने पुत्र को ये शासन सौंप कर कहां चले जाते हैं, पुष्कर के आसपास ऐसा बताया जाता है। अजय राज ने अंतिम समय में शासन अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं कहां चला गया, पुष्कर चला गया। कौन, अजय राज, ठीक है ना। अर्णोराज का शासनकाल 1133 से 1155 तक है। कब है, 1133 से 1155। और अजय राज का 1105 से लेकर 1133 तक है ना। अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, इसे आनाजी के नाम से जाना जाता है। अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में अजमेर में बाड़ी व चंद्रा नदी को रोककर, यानी बाड़ी और चंद्रा नदी के जल को रोककर क्या किया है इन्होंने, बाड़ी और चंद्रा नदी के जल को रोककर तुर्कों की रक्त रंजित भूमि जो थी, यहाँ पर तुर्क लोग रहते थे और तुर्कों के मध्य यहाँ पर आक्रमण हुआ था, युद्ध लड़ा गया था, जिस कारण से ये भूमि क्या हो गई थी, ऐसा बताया जाता है कि भूमि रक्त से रंजित हुई थी, यानी रक्त से लाल हो रखी थी। इस भूमि पर इन्होंने क्या करवाया, एक झील का निर्माण करवाया। और इस झील का क्या नाम था, आना सागर झील। किस झील का निर्माण करवाया, आना सागर झील। किसने करवाया, अर्णोराज ने करवाया था। कि अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। और इस झील के किनारे जहांगीर, मुगल बादशाह कौन थे, जहांगीर। जहांगीर किसका पिता, किसका पुत्र था, किसका पुत्र था, अपने पिता का, अकबर का पुत्र था ना। जहांगीर का सलीम, जहांगीर को क्या कहते थे, सलीम कहते थे ना। इस सलीम ही आगे चलकर क्या बना, जहांगीर बना। जहांगीर शासक, मुगल शासक जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग लगवाया, जिसको वर्तमान में किस नाम से, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान के नाम से। फिर एक शाहजहां भी शासक बना। जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां। और शाहजहां ने क्या किया, बारादरी का निर्माण कराया। देखो मुगल शासकों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले कौन आया, बाबर आया। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में तो क्या हुई, मुगल सल्तनत का पतन होना स्टार्ट हो गया था ना। अर्णोराज ने मालवा के शासक, इसने भी नरवर्मन को पराजित कर दिया। देखो कितना खतरनाक, यानी अजय राज ने भी इसको पीटा और इसने भी इसको पीटा। और कहावत भी है ना कि मारे हुए को तो सारे ही मार देते हैं, कोई नए को पीटो, अच्छे आदमी को पीटो। इसने चालुक्य शासक जय सिंह राज को पराजित किया था। और उनकी पुत्री थी कांचन देवी। इस कांचन देवी से विवाह कर लिया किसने,
अर्णोराज ने। तो अर्णोराज के बारे में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है कि इन्हें आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। 1137 ईस्वी में अजमेर में बाड़ी और चंद्रा नदी के जल को रोककर इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान लगवाया, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, दौलत बाग लगवाया, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और फिर शाहजहां ने इसे यहाँ पर क्या लगवाई थी, बाहरा दरियों का निर्माण करवाया ना। इस अर्णोराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया था ना। और फिर एक शासक और आते हैं, चालुक्य शासक जो गुजरात के थे, जय सिंह राज को पराजित करके उनकी पुत्री थी कांचन देवी, इस कांचन देवी से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। फिर आगे एक का चालुक्य शासक और आएंगे कुमारपाल, वो कुमारपाल इससे पराजित करेंगे, है ना। चलो, चालुक्य वंश शासक कुमारपाल फर्तम ने आबू के निकट अर्णोराज को पराजित किया। देखो आ गया ना, ये चालुक्य शासक है और अर्णोराज को ये क्या कर देता है, पराजित करता है। कौन, कुमारपाल फर्तम। और इसकी जो जानकारी मिलती है, यानी ये पराजित करते हैं आबू के निकट, इसकी जानकारी हमें मिलती है प्रबंध चिंतामणि में। और ये प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है ये किसका है, मेरुतुंग का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, मेरुतुंग का ग्रंथ है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। मेरुतुंग का ग्रंथ कौन सा है, प्रबंध चिंतामणि है। यह अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था, शैव धर्म का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो है वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कंफ्यूज होते हो अजय राज में और अर्णोराज में। तो आपको याद रखना है कि पहला आता है वो पहले ऐसे ही चला जाता है, थोड़ा सा बाद में आता है तो वो थोड़ा सा रुकता है। तो अर्णोराज जो है, ये अर्णोराज क्या करता है, यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। इस अर्णोराज के दो दरबारी विद्वान थे, एक था देवबोध और एक था धर्म घोष। अर्णोराज की हत्या उसका पुत्र है जगदेव, इस जगदेव ने हत्या कर दी। अर्णोराज का पुत्र कौन हुआ, जगदेव। और इस जगदेव ने शासक बनने के लालच में आकर इस शासन को अपने हाथों में लेने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, और पिता की हत्या करने के बाद में शासक करते हैं, शासन बनते हैं और इस राज्य पर शासन करते हैं। ऐसे कई इतिहास में हुए हैं। जैसे अपने मारवाड़ में एक राव मालदेव हुए हैं ना, बड़े प्रसिद्ध शासक है, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है मालदेव को। इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। कुंभा का पुत्र उद्दा था, उद्दा ने की थी, कुंभा की हत्या कर दी थी, है ना। तो इस प्रकार से चौहानों का जो पितर हंता कहलाया वो कौन कहलाया, जगदेव कहलाया, क्योंकि इसने अपना पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की, जिस कारण से जगदेव पितरहंता चौहान शासक कहलाया। कि चौहानों का पितरहंता शासक कौन है, तो जगदेव है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अच्छा, स्क्रीनशॉट आपने लिए ही नहीं क्या, यहां से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो। तो ये अर्णोराज की बात हुई, है ना। अब देखो अर्णोराज जैसे ही क्या बनता है, अर्णोराज की हत्या कर देता है। तो हत्या करने के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, इस उत्तराधिकारी का किस प्रकार से क्या होता है, इनमें विवरण होता है, ये आप देखो। तो सबसे पहले राजा कौन बना है, अर्णोराज। अब अर्णोराज ने देखो 2 शादियां की थी, एक तो सुधवा और एक जयसिंह जो था, चालुक्य वंशीय शासक जयसिंह था। इस जयसिंह की पुत्री कौन सी थी, कांचन देवी। इस कांचन देवी से भी विवाह किया था। तो विवाह करने के बाद में इससे एक पुत्र हुआ सोमेश्वर, और सोमेश्वर के 2 पुत्र, एक तो पृथ्वीराज तृतीय और एक हरिराज हुए। सुधवा के 2 पुत्र थे, एक तो जगदेव जिसने अर्णोराज की हत्या कर दी, एक विग्रहराज चतुर्थ हुआ, एक पृथ्वीराज द्वितीय। और इस विग्रहराज चतुर्थ था, इसके 2 पुत्र थे, एक तो अपरगांगे थे और एक कौन था, नागार्जुन। तो उसके बाद में अर्णोराज के बाद में आगे शासक बनता है, वो कौन बनता है आपका, विग्रहराज बनता है। कौन बनता है, विग्रहराज द्वितीय बनता है। इस विग्रहराज के बाद में इस सुधवा का पुत्र कौन बनता है, जगदेव तृतीय बनता है। और इसके बाद में कौन बनता है, सोमेश्वर बनता है। कौन बनता है, सोमेश्वर। इस सोमेश्वर के बाद में बनता है पृथ्वीराज तृतीय। कौन बनता है, पृथ्वीराज तृतीय। तो इस प्रकार से शासन बनते हैं। यहां पर कई बार कर्म पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं, आप क्या सभी होते हैं, इस प्रकार कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अर्णोराज 1 नंबर पर, पहले अजयराज, उसके बाद में अर्णोराज। अर्णोराज के बाद में जो सुधवा है, इसका पुत्र विग्रहराज बनता है शासक। इसके बाद में सुधवा का पुत्र, क्योंकि जगदेव है तो जगदेव को कौन शासन बनने देगा भाई, मेरे को ये बताओ।
क्योंकि जगदेव जो है इसने तो अपने पिता की हत्या की है, तो इसे शासन बनने नहीं देंगे, शासक करने भी शासन नहीं करने देंगे यहाँ पर। तो फिर विग्रहराज पृथ्वीराज द्वितीय बन जाता है। और ये जो दो थे ना, ये कोई खास नहीं थे, इनको शासन करने के बारे में इसको ये अयोग्य थे, तो इनको इतना अनुभव नहीं था, तो इन्हें शासक राजा कौन बनाया जिनको अनुभव नहीं है। तो पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ बना। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कांचन देवी का पुत्र सोमेश्वर बना, और सोमेश्वर के जो पुत्र था वो बना बाद में पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर शासक बनते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के बाद में इस पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था गोविंद देव, गोविंद देव या गोविंद राज यहाँ से करा जाता है रणथंबोर। रणथंबोर में 1194 ईस्वी में चौहान शासकों की क्या करता है, स्थापना कर देता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला शासक कौन है, पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ। देखो 2 नंबर पे विग्रहराज चतुर्थ ही बनेगा। कौन बनेगा, विग्रहराज चतुर्थ बनेगा ना। इस सारणी की एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आप ले लिया स्क्रीनशॉट। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल की बात करें तो 1148-58 से लेकर 1163 तक ये राजा बनता है। इसकी उपाधि थी कटी बांधव, कवि बांधव की या कटी बांधव की। कितनी उपाधियां मिलती है इनकी, यानी कवि बांधव की उपाधि मिलती है, और कई जगह इसका वर्णन मिलता है कटी बांधव के नाम से। और ये उपाधि जो है सारी की सारी, मैंने कहा था चौहानों में जितनी भी उपाधियां देता है वो दे कौन रहा है, जैनक दे रहा है। किस ग्रंथ में दे रहा है, इसका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय में सारों शासकों की क्या मिलती है, उपाधियां मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। कैसा काल, स्वर्ण काल। और कहा किसने, दशरथ शर्मा ने। अब देखो अजय राज के काल को क्या कहा था, अजय राज के काल को चौहानों का कौन सा काल कहा था, किसने कहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था, गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। क्या कहा था गोपीनाथ शर्मा ने, तो गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा था कि चौहानों का जो साम्राज्य निर्माण का काल है, उस साम्राज्य निर्माण का काल गोपीनाथ शर्मा ने किसका बताया है, तो अजय राज का बताया। और बताया किसने, गोपीनाथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के काल को चौहानों का साम्राज्य विस्तार का काल बताया है। जबकि चौहानों का स्वर्ण काल किसको कहा गया है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया है। और कहा किसने, दशरथ शर्मा ने कहा है। वहां दशरथ शर्मा ने स्वर्ण काल कहा है, और यहां साम्राज्य का निर्माण काल किसने कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा दशरथ शर्मा ने। इन्हें बिशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। बिशलदेव के नाम से कौन जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। इन्होंने बिशलपुर बांध, बिशलदेव बांध, बिशलपुर बांध और बिशलदेव कस्बा बसाया। बिशलपुर बांध है भाई, इन्होंने बिशलपुर बांध व बिशलदेव कस्बा बसाया। कहां पर, टोंक में बसाया। बिशलदेव राशो ग्रंथ है, ये कौन लिखता है, नरपति नाहला लिखता है। नरपति नाहला लिखता है कौन सा ग्रंथ, बिशलदेव राशो। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है कि बिशलदेव राशा के रचयिता, बिशलदेव राशो के रचयिता कौन है, नरपति नाल है। और इस बिशलदेव राशो में जो परमार वंश की राजकुमारी है, उस परमार वंश की एक तो राजकुमारी और एक विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। अब देखो प्रेम तो यही करता, अछूता तो यही को नहीं है। तो पहला राजा भी प्रेम करता, लेकिन अपन प्रेम कौन करनो, अपन प्रेम सिर्फ और सिर्फ रीटू करनो है, ताकि अपनी रीट निकल जाए, आपनो सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद में खुशी खुशी अपने जीवन में, है ना। लेकिन आप तो खुद ही ये खुशी नहीं चाहते हो ना, तो ठीक है ना। तो अपने को इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, इनको अपने जीवन में जो चीजें आएगी अच्छी अच्छी चीजें वो अपने जीवन में ग्रहण करनी है। थोड़ी सी अलग चीजें उनसे अपने को बचना है ना। तो विग्रहराज चतुर्थ, तो इसमें जो है ये परमार वंशी राजकुमारी और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है किसमें, बिशलदेव राशो में। और बिशलदेव राशो लिखता कौन है, नरपति नाल लिखता है ना। ललित विग्रहराज लिखा है सोमदेव ने। किसने लिखा है, सोमदेव ने लिखा है ललित विग्रहराज। और सोमदेव ने इसमें कहा है कि इंद्रपुर की राजकुमारी है देसल देवी, और देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग की जानकारी। देखो एक एक कोई कौन करता, प्रेम भी दो दो करता सागे, और दो दो भी को नहीं, बहुत सारा चालता तो प्रेम। तो देखो इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी व विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम कहानी किसमें मिलती है, तो ललित विग्रहराज में मिलती है। किसमें, ललित विग्रहराज में मिलती है। ललित विग्रहराज का ग्रंथ जो ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है किसने लिखा है, सोमदेव ने लिखा है। किसने, सोमदेव ने। और बिशलदेव राशो किसने लिखा है, नरपति नाले ने लिखा है। किसने, नरपति नाले। जिसमें परमार वंशीय राजकुमारी
और किसकी जानकारी मिलती है? विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। अब देखो ललित विग्रहराज चतुर्थ, ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी अजमेर में, जिसका नाम क्या था? कंठाभरण सरस्वती पाठशाला। ये एक पाठशाला बनाई थी अजमेर में, संस्कृत पाठशाला, विग्रहराज चतुर्थ ने। क्या नाम था उसका? कंठाभरण संस्कृति पाठशाला, कंठाभरण सरस्वती पाठशाला। और ये किस संस्कृत की थी, है ना, और अजमेर में बनवाई थी। किसने बनवाई थी? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी। लेकिन गोरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इस ऐबक ने इसे तुड़वाकर, राजस्थान इसको तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े में, यानी 2.5 दिन के झोपड़े में बदला दिया था। और ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी 2.5 दिन का झोपड़ा, याद कर लेना, कल्चर का प्रश्न है ना, हमारी कल्चर भी साथ साथ में तैयार हो जाएगी, है ना। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवरपाल को पराजित करके क्या कर लिया था? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से मिलती है, जो 1170 ईस्वी का है, सोमेश्वर के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया। तो तोमर वंशीय शासक तंवरपाल को पराजित करके किस पे अधिकार कर लिया था? दिल्ली पर। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसने 9 अप्रैल 1163 ईस्वी को दिल्ली शिवालिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। कैसा शिवालिक? दिल्ली शिवालिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। कब? 9 अप्रैल 1163 को। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। और हरिकेली नाटक की रचना किस भाषा में की थी? तो इसने की थी संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसमें शिव व अर्जुन की कहानियां हैं। किसकी कहानियां हैं? शिव व अर्जुन की। किसमें? इस हरिकेली में। हरिकेली जो नाटक है, ये नाटक संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसमें भगवान शिव और अर्जुन की कथा है या कहानी है। और इस हरिकेली नाटक के जो अपने को अंश है, वो 3 जगह देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो आपका आता है 2.5 दिन के झोंपड़े पर, एक आपका आता है दिल्ली शिवालिक अभिलेख पर, इस अभिलेख पर, और एक जो है वो राजा राम मोहन राय की जो समाधि स्थल है, वो कहाँ पर है? ब्रिस्टल शहर ब्रिटेन में बनी हुई है, वहां पर देखने को मिलती है ना। 3 जगह इसका उल्लेख मिलता है। देखो हरिकेली नाटक के 3 स्थानों पर अंश मिले, अंश, ठीक है। एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। एक दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है यह पर है। एक राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल है, ब्रिस्टल शहर ब्रिटेन में है। यहां 3 जगह आपको क्या मिलता है? हरिकेली जो नाटक है, इस हरिकेली नाटक के अंश लिखे हुए हैं इन तीनों जगहों पर। 2.5 दिन के झोंपड़े पर भी लिखा हुआ है, दिल्ली मेरठ अभिलेख पर भी लिखा हुआ है, और राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल इस पर भी लिखा हुआ है। धर्मघोष सूरी के आग्रह पर पशु बलि लगाई थी इन्होंने। पशु बलि पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। धर्मघोष सूरी के आग्रह पर इन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया कि इन्होंने, विग्रहराज चतुर्थ ने। अब यहां पर राजा बनेंगे पृथ्वीराज द्वितीय। कौन बनेंगे आगे के राजा? आगे राजा बनेंगे पृथ्वीराज द्वितीय। अब पृथ्वीराज द्वितीय राजा बनेंगे कब से कब? 1164 से लेकर 1169 तक। इनकी जानकारी जो है वो हाथी अभिलेख, हास्य अभिलेख है। इनकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? हास्य अभिलेख से मिलती है ना। थोड़ी सी एक मिनट, इनकी जो जानकारी अपने को मिलती है वो मिलती है हास्य अभिलेख। हास्य अभिलेख, हास्य अभिलेख से जानकारी मिलती है किसकी? इस पृथ्वीराज द्वितीय की। इसने स्वावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? मैनाल भीलवाड़ा में। इन्होंने स्वावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया है? मैनाल भीलवाड़ा में करवाया है ना। किस मंदिर का? स्वावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी सुहावा देवी को रूठी रानी, इनकी पत्नी क्या थी? सुहावा देवी, सुहाव देवी। कौन सी? इसी के कारण तो इन मंदिर का नाम क्या रखा है? स्वावेश्वर मंदिर, क्योंकि ये रूठ गई थी। तो रूठ गई थी, तो इसे मनाने के लिए देखो मंदिर का इतना बड़ा, बड़े मैं क्या बोलता हूं कि कई राजा ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को मनाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक, आप में भी ऐसा होते हैं ना कोई कि इसको मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। अब ऐसे तो आप बोलते हैं कि स्ट्रीम में सर डेट याद नहीं होती, बहुत सारी डेटें हैं, थोड़ा सा टफ है, मानता हूं टफ है, लेकिन हम किसी का बर्थडे भी तो याद करते हैं, वो डे भी तो याद करते हैं। आप अपने दोस्त का बर्थडे डेट याद नहीं है आपको कि उसका बर्थडे कब है? डेट याद है या नहीं है? कई को तो पूरी सन भी याद है। अच्छा नहीं है? अगर मैं उसका जेंडर चेंज कर दूं तो याद आ गई ना। सबको याद होता है, सबको।
उत्तराधिकारी इनके चाचा सोमेश्वर बने। देखो पृथ्वीराज द्वितीय की कोई भी संतान नहीं थी, ये निसंतान इनकी मृत्यु हो गई। तो निसंतान मृत्यु होने के कारण इन जो उत्तराधिकारी घोषित किया वो किसको किया, अपने चाचा को किया। और इनका चाचा कौन था, सोमेश्वर था, जो कांचन देवी का पुत्र था, है ना। फिर अब अगले राजा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो अगले राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे, सोमेश्वर चौहान बनेंगे। कौन बनेंगे, सोमेश्वर चौहान। देखो सोमेश्वर चौहान राजा बनते हैं 1169 से 1177 ईस्वी तक। 1177 ईस्वी में इन्होंने भीलवाड़ा में बिजोलिया अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, सबको पता है क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर ली है। इनका अन्य नाम उपाधि मिलती है प्रताप लंकेश्वर की। कुछ दिन पहले एक एग्जाम में प्रश्न आया कि सोमेश्वर चौहान की उपाधि का क्या नाम है या अन्य नाम बताइए, तो प्रताप लंकेश्वर। इनकी एक पुस्तक है ना, ये सुरतोत्सव, ये एक बार 2023 में शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था। सारी किताबें छान मार ली गई, लेकिन ये नहीं मिला था ना। तो ये आपको याद रखना है, तब से ये नया क्वेश्चन बन गया है कि ये पृथ्वीराज चौहान की ही क्या, पृथ्वीराज क्या, सोमेश्वर चौहान की पुस्तक है कौन सी, सुरतो उत्सव, है ना, ये भी ध्यान रखना। कोंकण के शिलाहारी वंश के राजा मल्लिकार्जुन की हत्या कर दी थी इन्होंने, किसने, सोमेश्वर ने। विद्वानों के अनुसार इस सोमेश्वर के विवाह को लेकर कंफ्यूजन है। देखो बात एक ही है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इन विद्वानों ने कहा कि सोमेश्वर का विवाह कलचूरी कलचूरी वंश बोल रहा हूं मैं, कलचूरी वंश के राजा अचलराज खींची की पुत्री, अचलराज की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ में हुआ है। विद्वान है, उन विद्वानों ने कहा कि सोमेश्वर का विवाह कलसूरी वंश के राजा अचलराज की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ में हुआ है। छंदरबरदाई आते हैं, वो कहते हैं कि इनका विवाह तोमर वंशीय राजा अनंगपाल की पुत्री क्या है, कर्पूरी देवी के साथ हुआ है। यानी पुत्री तो एक ही है, बाप अलग अलग है, नाम की बात कर रहा हूं, नाम अलग अलग है पिता के, है ना। यहां पर अचलराज की पुत्री बताया गया है और यहां पर अनंगपाल की पुत्री बताया गया है। तो अधिकतर मत जो माना गया है वो अनंगपाल की पुत्री को ही माना गया है, यह भी सही याद रखना, है ना। अनंगपाल की पुत्री कौन है, कर्पूरी देवी के साथ में हुआ था। सोमेश्वर ने स्वयं अपने पिता अर्णोराज की स्वर्ण मूर्तियां बनवाई थी। इस सोमेश्वर चौहान ने एक तो खुद की और एक ना पिता था इसका अर्णोराज, इस अर्णोराज की स्वर्ण मूर्तियां भी बनवाई थी। और इस सोमेश्वर की पुस्तक का नाम क्या था, सुरतोत्सव। क्या नाम था, सुरतोत्सव। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। सोमेश्वर से रिलेटेड सारी बातें हमने पढ़ ली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट शासक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है, अगर ज्यादातर संभावना यहां से क्वेश्चन पूछने की बनती है चौहान, अजमेर के चौहानों में अजय राज से बनती है, विग्रहराज चतुर्थ से बनती है, इस पृथ्वीराज तृतीय से, इनसे ही बनती है अधिकतर। मोस्टली ये प्रश्न यहीं से बनते हैं ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192। देखो एक चीज और ऐड कर लेना यहां पर, सोमेश्वर जो है, इस सोमेश्वर की जो मृत्यु हुई थी वो 1177 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1177। क्यों हुई थी, कि गुजरात का एक शासक था भीम सेकंड। कौन था, भीम सेकंड। इस भीम सेकंड से ये क्या हुआ है, लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ क्या होता है, मारा जाता है। कौन, सोमेश्वर चौहान। और 1177 में सोमेश्वर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना, मृत्यु हो जाएगी तो इसका जो पुत्र है वो पुत्र राजा बनेगा। कौन है पुत्र, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सोमेश्वर चौहान का पुत्र है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो राजा बनता है 1100। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होता है 1166 में, राजा बनता है 1177 में। मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बन गया था, वर्ष में राजा। कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अपन को हो गई 26 साल तो तैयारी करते हुए, ना। तो ये चीजें थी। अब देखो 11 इनकी उपाधि क्या थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि थी एक तो दल पोंगल की, यानी विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था। इन्होंने एक फितोरा, राय फितोरा उपाधि थी, हिंदू सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1166 ईस्वी में होता है गुजरात के अहिलवाड़ा में। कहाँ होता है, गुजरात के अहिलवाड़ा में। 11 वर्ष की आयु में शासक बना, हमने बात कर ली है। घोड़ा था इनका नाट्यरंबा। कौन सा घोड़ा, घोड़ा का नाम है नाट्यरंबा, है ना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, कई तो चेतक बता रहे, राम प्रसाद था। क्या नाम था,
राम प्रसाद। फिर मुगलों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया था, इसका नाम बदल दिया था क्या, पीर प्रसाद, है ना। दरबारी विद्वान कौन था इसका, चंद्रबरदाई था। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक भी कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जब ये राजा बनता है तो इसकी आयु कम होती है, तो इसकी जो संरक्षिका बनी थी वो कौन बनी थी, कर्पूरी देवी बनी थी, संरक्षिका। और इनकी संरक्षिका कौन बनती है, इनकी माता कर्पूरी देवी बनती है। कौन बनती है, कर्पूरी देवी। और ये कर्पूरी देवी जो है विश्व की प्रथम संरक्षिता महिला है, ना कि भारत की, ना कि राजस्थान की, पूरे विश्व की, विश्व की प्रथम संरक्षिका कौन है, कर्पूरी देवी। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो इनकी संरक्षिका कौन बनी है, कर्पूरी देवी बनी है, ठीक है। विश्व की प्रथम संरक्षिका महिला थी, है ना। अब देखो इनकी दिग्विजय नीति। अब अगर बात करें तो इनकी और भी अदर बात करें तो इनके जो सेनापति था वो सेनापति कौन था, भुवन कोश था, है ना। इनका जो प्रधानमंत्री था वो कदमवास या केमास था। कौन था, केमास या कदमवास, कदमवास, या इसका नाम बोले तो केमाश। ये कौन था, इसका प्रधानमंत्री था, है ना। अब देखो दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति का मतलब क्या था कि इसके आसपास में सारे क्या थे, शत्रु थे सबसे पहले इसके। तो इस पृथ्वीराज चौहान ने क्या सोचा, पृथ्वीराज चौहान की, हम तरते बार बार ये पूरा नाम नहीं बोलूंगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज ने क्या किया कि सबसे पहले अपने आसपास के जो राज्य थे उनको जीतना स्टार्ट किया। उन राज्यों को जीतता हुआ ये आगे बढ़ गया और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने सारे आसपास के राज्यों से क्या कर लिया, विजय कर लिया, यानी अपने क्षेत्र में मिला लिया। जिस कारण से इसने अपने सारे जो आसपास के राजा थे उनसे दुश्मनी मोल ली, जिनका इन्हें नुकसान भी हुआ। और ये नुकसान हुआ था जब गौरी आया था, तो गौरी के साथ में ये सारे मिल गए थे, यानी इन्होंने निमंत्रण दिया था, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन विडंबना थी हमारी, इसलिए भारत में मुगलों की अफगान जो विदेशी है वो आ गए थे और उनकी शुरुआत हुई। देखो दिग्विजय नीति, 1182 ईस्वी में पंजाब के सतलज क्षेत्र में एक विदेशी जाति रहती है, कौन सी, भंडानक। इन भंडारकों को क्या करता है, पराजित करता है। और इन भंडारकों के साथ में ही इनके दो जो चचेरे भाई थे वो कौन थे, एक तो था अपरगांगे और एक कौन था, नारगार्जुन। इस अपरगांगे और नारगार्जुन था, ये किसके पुत्र थे, विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे ना, हमने बात की थी, विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे। तो ये राजा नहीं बनाया गया इनको, तो ये क्या है, ये विवक्ष में है, ये इनसे बदला लेना चाहता है, ये खुद राजा बनना चाहते हैं। तो ये इन भंडारकों के साथ में मिल जाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, पृथ्वीराज ने क्या किया कि इन भंडारकों के साथ साथ में इस अपरगांगे को और नारगार्जुन को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। बात कब की है, 1182 की। फिर देखो पृथ्वीराज तृतीय ने अपने राज्यों में संग्रह, सबसे पहले इसने मध्य प्रदेश में चंदेल थे, और चंदेलों का शासक कौन था, परमर्दिदेव चंदेल। उसके दो प्रसिद्ध सेनापति आला और उदल, वो भी मारे जाएंगे। अभी हम युद्ध कराएंगे महोबा का युद्ध, तुमुल या महोबा का युद्ध कराएंगे, उस युद्ध में उनको सल्टा देंगे, हम क्या कर देंगे, सल्टा देंगे, है ना। गुजरात में कौन थे, चालुक्य। तो गुजरात में चालुक्य शासक कौन था, भीम सेकंड था। कन्नौज में कौन थे, गहड़वाल। और कन्नौज का शासक कौन था, जयचंद गहड़वाल, जिसकी पुत्री का नाम क्या था, संयोगिता। इसकी प्रेम कहानी पर की बात भी हम करेंगे। देखो महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 में होता है, कौन सा, महोबा या तुमुल का युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दिदेव चंदेल के मध्य होता है। पृथ्वीराज चौहान कहां का शासक, अजमेर का शासक। परमर्दिदेव चंदेल कहां का शासक, महोबा का शासक। कहां का शासक है, अभी हमने बात की थी ना, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में एक चंदेल है ना, तो इनका शासक है, महोबा का शासक है ना। फिर ये जो है पृथ्वीराज क्या करता है, इसमें जीत जाता है, पृथ्वीराज क्या करता है, जीत जाता है। और ये आला, इस परमर्दिदेव के एक दो सेनापति हैं, आला और उद्दल। क्या है, आला और उद्दल। ये आला और उद्दल, इनकी क्या होती है, मतभेद हो जाती है। इससे क्या ऐसा जाता है कि चंदेल शासक जो परमर्दिदेव है, इससे मतभेद होने के कारण ये आला उद्दल इन्हें छोड़कर मेवाड़ चले जाते हैं। फिर जैसे इन्हें पता चलता है कि अपने राज्य पर क्या हुआ है, इस पृथ्वीराज का आक्रमण हुआ है, तो अपने राज्य की रक्षा के लिए, क्योंकि पहले वाले लोग जो थे ना, वो अपना जो वचन था, अपना जो राज्य था, उस राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।
तो इन्होंने अपने प्राणों की बाजी यानी प्राणों की बाजी लगाकर क्या की, इस राज्य की रक्षा के लिए इस पृथ्वीराज से युद्ध करता है और पृथ्वीराज से इतनी बहादुरी के साथ में युद्ध करते हुए क्या करते हैं, दोनों के दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी देश के काम आ जाते हैं। कौन? आला और उद्दल। जैसे ही ये दोनों सेनापति मर जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है, तो ये परमर्दिदेव क्या करता है, ऑटोमेटिकली हारा हुआ है मन, क्योंकि इनके पास में ये किसके पास, ये इन दोनों के कारण ही ये ना ये कर रहा था ऐसा। तो यहां पर पृथ्वीराज की क्या होती है, विजय। महोबा का युद्ध या इसे बोलते हैं तुमुल का युद्ध। इसमें किन के बीच में होता है, पृथ्वीराज तरती और परमर्दिदेव चंदेल के। विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज की। और विजय होने के बाद में पृथ्वीराज ने यहाँ का प्रशासक किसे बनाया था, पुंजन राय को बनाया था। किसे? पुंजुन राय को यहाँ का प्रशासक बनाया था। एक इसके बाद में युद्ध होता है नागौर का युद्ध 1184 में। कब होता है? नागौर का युद्ध होता है 1184 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है? ये होता है पृथ्वीराज तृतीय और भीमदित्य। ये भीमदित्य चालुक्य शासक है। कौन सा शासक है? चालुक्य। और चालुक्य शासक भी कहाँ का है? ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है ना। इसमें भी विजय किसकी होती है? पृथ्वीराज की होती है, क्योंकि पृथ्वीराज बड़ा शक्तिशाली शासक था और इस पृथ्वीराज की विजय होती है और इस भीम सेकंड को इसने क्या कर दिया, पीट दिया। यहाँ पर जो विवाद का कारण था, ये विवाद का जो कारण है, विवाद का कारण क्या था कि यहाँ पर विवाद का कारण जो आबू था, आबू का एक राजा था सलंग पंवार, और सलंग पंवार की एक पुत्री थी इच्छिनी। ये इच्छिनी क्या कर रही थी कि इस इच्छुनी से विवाह करना चाहता था कौन? भीमदित्य। लेकिन ये इच्छिनी जो थी, इच्छिनी, ये इच्छिनी क्या कर रही है कि प्रेम कर रही है किससे? पृथ्वीराज से। अब ये प्रेम तो करती है पृथ्वीराज से और इससे शादी कौन करना चाहता है? भीमदित्य। ये रात को मैसेज करती है 12 बजे इस पृथ्वीराज के पास में इंस्टा पे कि हाय हेलो कैसे। तो पृथ्वीराज ने सोचा इतने राज को मैसेज कौन कर रहा है। जैसे इसने फोन उठाया, देखा तो डीपी वगैरह चेक करने के बाद में रिप्लाई वगैरह किया, तो इसके आपस में दोनों की बात हुई। तो इसने कहा कि बात क्या है? तो इस इच्छिनी ने कहा कि मैं प्रेम करती हूं आपसे, मुझे शादी करनी है आपसे, और मेरी शादी, मुझसे शादी करने आ रहा है कौन? ये भीमदित्य मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो पृथ्वीराज ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं, उसे तो मैं देख लूंगा। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध में ये क्या हुआ? पराजित हुआ। फिर इनके मध्य देखो 1887 ईस्वी में जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से भीमदित्य में और पृथ्वीराज में क्या होती है? संधि होती है। किसकी मध्यस्थता से? जगदेव प्रतिहार के कारण क्या होती है? दोनों बीच में संधि हो जाती है। और नागौर का युद्ध 1184 में हुआ। विवाद का कारण था आबू के राजा सलंग पंवार की पुत्री जो थी इच्छिनी। कनौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री जो संयोगिता थी, इस संयोगिता से भी ये विवाह कर लेता है। और संयोगिता से विवाह यानी विवाह करने के कारण इसका जो भाई, ये मौसेरा भाई था जयचंद गढ़वाल, ये इससे विवाह करने नहीं देता है और ये क्या करता है? इसे जबरदस्ती विवाह कर लेता है, जिस कारण से क्या होती है? इनसे भी शत्रुता हो जाती है और जयचंद गढ़वाल भी इनका साथ नहीं देते हैं। इन संयोगिता और जयचंद गढ़वाल, संयोगिता और पृथ्वीराज की तो अलग ही प्रेम कहानी है, हम बात करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास में टाइम की थोड़ी सी कमी है। तराइन का प्रथम युद्ध देखो, फिर गोरी, यहाँ पर गोरी का आक्रमण होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई दफा ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में होता है? पृथ्वीराज तरती और मोहम्मद गोरी के बीच में। और तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की विजय नहीं होती है, पृथ्वीराज की विजय होती है। किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज जीत जाता है इसमें। अब पृथ्वीराज जीत जाता है, पृथ्वीराज से भूल ये हो जाती है कि ये माफ कर देते हैं। हमारे राजस्थान वाले यही तो थे, ये वीर तो थे, बहुत वीर थे, लड़ना भी बड़ा अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन एक तो ये कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। इनके कुछ नियम थे, ये अपने नियमों से बंधे हुए थे, ये अपने राजधर्म को सर्वोपरि मानते थे, ये कभी भी किसी धर्म के विरुद्ध नहीं जाते थे, ये अपने धर्म या नीति के अनुसार कार्य करते थे। तो ये जो विदेशी लोग थे, ये किसी नीति को फॉलो नहीं करते थे। इनका तो एक ही मतलब था, एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से युद्ध को जीतना, किसी भी तरीके से साम दंड भेद नीति, कोई सी भी नीति अपनाओ, अपनाकर युद्ध को अपने को क्या करना है? जीतना है। तो ये गोरी क्या करता है? पहले युद्ध तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 में, इसमें गोरी क्या करता है? गोरी हार जाता है और गोरी हारने के कारण यहां से ये जिंदगी छोड़ देता है। और इसने गोरी को कहा कि जा सिमरन जा, मैंने तुम्हें बख्श दिया, तू अपनी जिंदगी जा। तो ये गोरी यहां से चला जाता है। लेकिन गोरी को ये बात चस गई कि मुझे उसने हराया, मुझे तो जीतना है। अपने को क्या होता है देखो, फिर गोरी 1 साल तक पूरी तैयारी करता है, 1 साल तक तैयारी करता है, पूरी सेना बनाता है
और सेना बनाकर उसी तराइन के मैदान में वापिस आता है 1 साल बाद में 1192 ईस्वी में यह वापिस आता है और वापिस आकर पृथ्वीराज को ललकारता है कि आ। लेकिन एक देखो एक कहावत है ना, अपना कई बार होता है ना कि हम कहीं एक जगह जाते हैं तो वहां से हार जाते हैं, तो हमारे मन में हम अब मैं भटक जाऊं, अब मैं पिछली बार भी हार गो बटाऊं। लेकिन गौरी देखो कितना कितना पावरफुल है, इसकी कॉन्फिडेंस देखो, इसको पता था कि मुझे उस जगह हराया है, मैं भी उसी जगह हार जीत के आऊंगा। तो ये उसी तराइन के मैदान में आता है वापिस कब 1192 में। और 1192 में जब ये आता है, जब ये 1192 में आता है, तो ये 1192 में आता है तो ये क्या करता है, सॉरी इसमें क्या होती है, गौरी की विजय होती है भाई। किसकी विजय होती है, इसमें गौरी की विजय होती है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और दूसरा युद्ध भी कब किस किस के बीच में होता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। दुर्भाग्य हमारा यह रहा कि इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और गौरी की जीत हुई। कहा ऐसा जाता है, अब देखो इस जीतने के पीछे, इसकी हार के पीछे रीजन ये बताए जाते हैं। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज के पास में गौरी के द्वारा संदेश भेजा गया था कि आपको संधि के लिए बुला रहे हैं, यानी आपके साथ में संधि करनी है, आपके साथ में मित्रता करनी है। तो उस कारण से गौरी क्या करता है, बुलाता है। और जब गौरी संधि के लिए बुलाता है तो पृथ्वीराज अपने कुछ ही सैनिकों के साथ में वहां पर जाते हैं, और सैनिकों के साथ में जाते हैं तो अचानक गौरी के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसमें पृथ्वीराज की सेना कमजोर संभल ही नहीं पाई, क्योंकि उन्हें तो वो संधि के लिए गए थे। इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वीराज को हार का सामना करना होता है। और कई इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को यह वहम हो गया था कि पिछली बार तो हमने गौरी को हराया था, अब की बार और हरा देंगे, तो इन्होंने अपनी सैन्य अभ्यास में, इन्होंने अपनी सेना को संगठित करने में कोई बड़ा योगदान नहीं। क्योंकि इसी बीच एक घटना और घटित हुई थी, क्योंकि जो जयचंद गढ़वाल था, जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था, और कन्नौज के शासक जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। अब ये संयोगिता क्या करती है कि एक बार कोई अजमेर की तरफ आई हुई थी, तो ये अजमेर की तरफ आई हुई थी, तो इस अजमेर में एक दिन ये जो पृथ्वीराज था ये अपने महल के ऊपर था, तो वह भी अपनी छत पर थी। तो दोनों की कहा ऐसा जाता है कि आपस में नजरें भिड़ी, नजरें भिड़ने के कारण इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। ये एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते थे, प्यार भरी बातें करते थे, और इन्होंने ये सोचा, पृथ्वीराज संयोगिता ने कहा कि मुझे शादी करनी है तो मैं पृथ्वीराज के साथ करूंगी, वरना मैं कंवारी ही मर जाऊंगी, मुझे शादी करनी नहीं है। मुझे तो शादी किसके साथ करनी है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में करनी है। जैसे ही इस बात का पता जयचंद गढ़वाल को चला, तो जयचंद गढ़वाल पहले से ही पृथ्वीराज से नाराज था, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐसे कहा जाता है कि मौसेरे भाई थे, और मौसेरे भाई थे तो जयचंद क्या करना चाहता था, दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, दिल्ली अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन दिल्ली का जो शासक था अनंगपाल, इस अनंगपाल की पुत्री कौन थी, कर्पूरी देवी, और ये कर्पूरी देवी सोमेश्वर की पत्नी थी, और इसी का पुत्र कौन था, पृथ्वीराज चौहान था, तृतीय था। तो पृथ्वीराज चौहान, इसके जो नाना थे अनंगपाल, इस अनंगपाल ने कहा कि बेटा अब मैं दिल्ली तुम्हें सौंपना चाहता हूं। तो दिल्ली किसको सौंप दी थी अनंगपाल ने, पृथ्वीराज को सौंप दी, जिस कारण से जयचंद पहले से ही पृथ्वीराज से क्या था, नाराज था। तो ये अब क्या करता है कि संयोगिता फिर कहती है मुझे तो जाना उसी के साथ है, मैं तो उसी के साथ शादी करूंगी। तो जयचंद गढ़वाल कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी शादी वहां नहीं करूंगा। तो ये अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर बनवाता है, यानी स्वयंवर जिसमें बड़े बड़े राजा आते हैं, और वो राजा क्या करता है, राजा आते हैं, सारे राजा एक जगह बैठते हैं, और फिर वो जो स्त्री होती है जिसके लिए स्वयंवर बुलाया जाता है, वो स्त्री किसी अपनी इच्छा अनुसार एक वर को चुनती है और उसकी गले में क्या करती है, माला डालती है। तो इस जयचंद ने सभी राजाओं को बुलाया था, लेकिन पृथ्वीराज को यहाँ पर नहीं बुलाया, और पृथ्वीराज की बेइज्जती के लिए पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई थी, और उस मूर्ति को जहां पर जो गेट था, मेन गेट, जहां पर लोगों की चप्पलें खुल रही थी, राजाओं की, अन्य राजाओं की, वहां पर खड़ी कर दी। उस मूर्ति को गेट कीपर के रूप में खड़ा कर दिया वहां पे, यानी पृथ्वीराज की अपमान। आज जो राजा भी उससे देख कर क्या हो रहा था, हंस रहा था, खुश हो रहा था।
क्योंकि पृथ्वीराज ने आसपास के सभी राजाओं से शत्रुता मोल ले ली थी, क्योंकि इन्हें हरा दिया था सबको, दिग्विजय की नीति अपनाई थी, आसपास के क्षेत्रों को विजित करके आगे बढ़ रहा था। तो गेट कीपर के रूप में वहां पर मूर्ति लगाई, और मूर्ति लगाने के बाद में संयोगिता को कहा कि बेटा ये तुम्हारा स्वयंवर है, तुम जिस राजा, जो भी यहाँ पर इस धरा पर जो महान महान राजा हैं वो सारे उपस्थित हैं, तुम किसी भी राजा को अपना वर चुन सकती हो। पर संयोगिता ने कहा कि इस धरा पे सबसे महान राजा तो एक ही है, कौन? पृथ्वीराज, और वो यहाँ पर आपने उसको आमंत्रित किया नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज, संयोगिता सब ऐसे माला लिए हुए सारे सब जगह घूम गई, सारे राजाओं के पास से चलती, हर राजा खड़ा होता है कि मेरे गले में माला डल जाएगी, मेरे गले में, किसी के पास किसी के गले में माला नहीं डालती है, और अंत में जाकर उस मूर्ति के गले में माला डालती है। जैसे ही उस मूर्ति के गले में माला डालती है तो स्वयंवर में जो राजा आए थे वो राजा खड़े हो गए और कहते हैं जयचंद को कि जयचंद ने बेइज्जती तो किसकी करना चाहा? पृथ्वीराज की, लेकिन जैसे ही माला पृथ्वीराज के गले में डाली तो पृथ्वीराज की तो क्या हो गई? इज्जत, और जो बाकी राजा थे उनकी बेइज्जती हुई। तो उन राजाओं ने कहा जयचंद गढ़वाल को कि साहब आपको हमारी बेइज्जती ही करवानी थी, हमारे यहाँ हमें बेइज्जती करवाना था तो हमें वैसे ही बोल देते। अगर आपकी पुत्री को माला इसके सर पे, मूर्ति के सर में डालनी थी तो फिर हमें क्यों बुलाया? जिस कारण से जयचंद बहुत क्रोधित हो जाता है, और जयचंद ने अपने पुत्री को एक महल में कैद कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। फिर जैसे ही ये सूचना पृथ्वीराज के पास में जाती है कि आपकी मूर्ति को संयोगिता ने माला डाली है, यानी स्वयंवर आपको उसने वर चुना है, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज अपना घोड़ा लेकर आता है और यहां से संयोगिता को उठाकर ले जाता है। जिस कारण से ये युद्ध हो रहा था उस समय, जो पृथ्वीराज चौहान है, ये महाराज पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से आपस में नई नई शादी हो रखी थी इनकी, तो ये एक दूसरे में बिजी थे, इस कारण से ये सेना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, और ध्यान नहीं देने पाने के कारण गौरी ने यहाँ पर फायदा उठाया और गौरी ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अटैक करने के कारण यहाँ पर क्या हुआ? पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। किस युद्ध में? तराइन के दूसरे युद्ध में, है ना। पृथ्वीराज का एक सेनापति था खांडेराव, ये खांडेराव भी इस युद्ध में क्या करता है? मारा जाता है। किस युद्ध में? तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में सिरसा नामक स्थान से पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया। देखो कई इतिहासकार ऐसे कहते हैं, कई इतिहासकार तो ऐसे कहते हैं कि पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में ही मार दिया गया था, और कई इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया था। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि बंदी बनाने के बाद में अजमेर ले गया था, और कई इतिहासकार ये कहते हैं कि उन्हें गजनी लेकर गया था। तो देखते हैं, कुछ देर की बात और है। पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में ही मार दिया, ये किसका कथन है? मिनहाज उस सिराज ने कहा। मिनहाज उस सिराज ने कहा कि पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में ही क्या कर दिया था? मार दिया था। हसन निजामी लिखता है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया। किसने कहा? हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज को गोरी के द्वारा बंदी बनाकर फिर वापस कहां लाया गया था? अजमेर लाया गया था। चंद्रप्रदाई लिखता है कि नहीं, गोरी द्वारा पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया था, और शब्द भेदी बाण के कारण गोरी क्या करता है? ये पृथ्वीराज क्या करता है? गोरी की हत्या कर देता है। पृथ्वीराज ने अजमेर में हिंदी साहित्य व कला विभाग की स्थापना की थी, है ना। प्रथम जो इस कला हिंदी साहित्य और कला विभाग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन सा था? पद्मनाभ था। दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था किसने? पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज स्वयं विद्वान था, विद्यानुरागी था, वह विद्वानों का आश्रय दाता था। कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वानों की अगर बात करें तो एक था इनका चंद्रप्रदाई, दूसरा था जयानक, तीसरा था जनार्दन, एक था देखो चंद्रप्रदाई, जयानक, जनार्दन, विश्वरूप, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, ये सारे क्या थे? पृथ्वीराज जो चौहान थे इसके दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? पृथ्वीराज का जो पुत्र है गोविंद राज, इसने की थी। अब देखो, अगर थोड़ी सी यहां पर एक चर्चा और करें तो ये चंद्रप्रदाई लिखता है, इसका ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज राशो। चंद्रप्रदाई का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज राशो। इस पृथ्वीराज राशो में ये लिखता है, क्या लिखता है? कि गोरी के द्वारा पृथ्वीराज को कहां ले जाया गया था? गजनी ले जाया गया था। और एक दिन ऐसे ही दरबार में खड़े थे तो गोरी ने कहा कि आंखें नीची कर, लेकिन पृथ्वीराज ने गोरी से जो बात की वो आंखों में आंखें डालकर बात की, क्योंकि राजपूत था और अपने आप में शक्तिशाली राजा था। यार ये क्यों आंखें नीची करके बात करेगा? राजपूत था, राजस्थान का था, राजस्थानी खून इनकी रगों में था। तो गोरी ने कहा कि आंखें नीचे डालकर बात करो, आंखें नीची करके बात करो। तो पृथ्वीराज ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन स्वाभिमान नहीं जाएगा, अकड़ वही रहेगी हमारे अंदर। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि गोरी ने
फिर इन्होंने आंखें नीची नहीं की तो गौरी को गुस्सा आया। गौरी ने कहा कि इनकी आंखें फोड़ दी जाए, तो फिर इन पृथ्वीराज की आंख फोड़ दी गई। दोनों आंखें जितो फोड़ दी गई थी, बहुत खतरनाक पीड़ा दी गई थी इन्हें, आंखें इनकी फुड़वा दी गई। फिर ये कहा जाता है कि जैसे ही फुड़वा कर ये बंदी गृह थे, तो मैं, चंद्रप्रदाय लिखता है कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए वहां पहुंचा। तो वहां पहुंचा तो मैंने कहा कि मुझे इनसे मिलना है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं इनका मित्र हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता तो गौरी कभी भी मेरी बात नहीं मानता। लेकिन यह कहा जाता है कि मैं उनसे एक ऐसा मित्र कोई वेश बदल कर वहां गया, और वहां जाने के बाद में मैंने अपने मित्र से मिला, तो मेरे मित्र की जो हालत थी वो मुझसे देखी नहीं गई। और मैंने और पृथ्वीराज ने एक प्लान बनाया कि अपने को क्या करना है, कि गौरी की किस प्रकार से हत्या करनी है, इसकी रचना की, इस व्यू की रचना हमने करनी की। और उसके बाद में कहा जाता है कि चंद्रप्रदाय जाता है गौरी के पास में, और गौरी को जाकर ये कहता है कि महाराज, आपने भले ही हमारे सम्राट की आंखें तो उड़वा दी, लेकिन ये शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं, यानी बिना आंखों के निशाना साध देते हैं। तो गौरी ने कहा यह कैसे संभव है? इन्होंने कहा कि हमारे महाराज इतने कुशल योद्धा हैं कि ये बिना देखे सिर्फ आवाज के आधार पर, भाई जिधर से आवाज आ रही है उधर ये निशाना साध देते हैं धनुष से। तो कहा ऐसी बात है? तो गौरी ने कहा दरबार लगाओ और अपने महाराज को लेकर आओ। तो एक दरबार लगाया गया, उसमें 3 तवे लगाए गए थे। पहले तवा बजाया, जैसे ही तवे पर डंका लगाया तो गौरी ने, जैसे ही चंद्रप्रदाय था, इसने इसका निशान मतलब एड्रेस बता था भाई इतनी दूर है, तो इसने उसके तीर मार दी। दूसरा तवा इधर लगाया गया था, तो उस पर भी इसने लगाया। अब तीसरा तवा था जस्ट गौरी के इधर वाली साइड में, तो उसका एड्रेस बदल देता है कौन? चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर गौरी है मत चुके चौहान। क्या कहता है? कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर गौरी है मत चुके चौहान। और ये जो तीर पृथ्वीराज ने छोड़ा वो जाकर गौरी जो है उस गौरी के गले में लगा, जिस कारण से गौरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के कारण फिर दोनों एक दूसरे के शरीर में क्या कर लेते हैं? कटार घोंप कर क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि अब ये लोग हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, और इन लोगों के हाथ लग गए तो ये हमें बहुत सारी यातनाएं दे देकर तड़पाएंगे, जिस कारण से हमारी दर्दनाक या पीड़ादायक मौत हमें मिलेगी। तो चंद्रप्रदाय का यह मत है कि चंद्रप्रदाय का मत यह है कि गजनी यहां से पृथ्वीराज को बंदी बनाकर, गौरी जो है पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, और फिर पृथ्वीराज के द्वारा गौरी की क्या की जाती है? हत्या की जाती है। तो अजमेर के चौहानों की हमने बात कर ली है। एक बार आप क्लास को और देख लेना, जितने चीजें, जितने क्वेश्चन यहाँ से संभावित थे वो उन सब की हमने बात कर ली है। और आपको इन सब की प्लेलिस्ट है वो हमारे प्लस एकेडमी के ऑनलाइन जो प्लस एकेडमी सीकर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। क्लास आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के लिए आज की क्लास का करते हैं समापन। आगे की चर्चाएं करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।